नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार अपने राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ यहाँ मौजूद हूँ। खबरों का काम कुछ अधिक है। आज कल मतदान होने वाला है छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर। कल शाम 5 बजे तक ईवीएम में सबका फैसला कैद हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद सरकार किसकी बनती है। हालांकि विधायक चुने जाने और सरकार बनने के बीच में एक बड़ा फासला रहता है और देश के कई राज्यों में इन दिनों विधायक चुने जाने के बाद सरकार बनना उतना सीधा सरल समीकरण नहीं रहता है। फिलहाल आज हम थोड़े से हड़बड़ी में हैं। नीचे अखबार में काम ज़्यादा है, हम इस स्टूडियो में बैठे हैं अखबार का समय चुरा कर। तो बिना ज़्यादा बात किए हुए मैं कुछ ऐसी सीटों पर चर्चा शुरू कर रहा हूँ आज, जिन सीटों पर लोगों की चर्चा ज़्यादा है, जिनमें उत्सुकता ज़्यादा है लोगों की, जिनमें राजधानी रायपुर की 4 सीटें हैं, बगल के दुर्ग जिले की कुछ प्रमुख सीटें हैं, जिनमें मुख्यमंत्री की सीट पाटन भी है। ऐसी सीटों के बारे में जो हमारे पास जानकारी है उनके आधार पे हम आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की चुनावी भविष्यवाणी नहीं है, न ही ये मतदाता को प्रभावित करने की कोई कोशिश है। हमारी न कोई पार्टी है, न कोई उम्मीदवार हमारा है। हमारा किसी पार्टी उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी तरफ से 100% ईमानदारी के साथ ये बात कर रहे हैं। शशांक, हम शुरू करते हैं रायपुर की 4 सीटों से, जिनके बारे में बहुत से लोगों की उत्सुकता है। लोगों का ये भी मानना है कि राजधानी से जो लहर उठती है वो दूर दूर तक जाती है, ऐसा मानना है लोगों का। तो रायपुर की सीटों पे चर्चा शुरू करें हम। सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल, जो कि यहाँ के सबसे पुराने विधायक हैं रायपुर की 4 सीटों पे और प्रदेश के सबसे वरिष्ठ भाजपा विधायक हैं शायद वही। बृजमोहन अग्रवाल की सीट है रायपुर दक्षिण विधानसभा। उसको दक्षिण के नाम से लोग कम जानते हैं, बृजमोहन की सीट के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इतने पुराने विधायक वहाँ के हो गए हैं वो। वहाँ से कांग्रेस का एक बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस ने कभी भी 2 चुनाव वहाँ से किसी एक कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने दिया। हर चुनाव में बृजमोहन के सामने एक ताज़ा नया गुलदस्ता पेश करते हैं। उसको चुनाव की तैयारी करने में ही, उसको नक्शा देखने में ही वक्त निकल जाता है। फिर चाहे वो 5 बरस काम करते रहे, जैसा कन्हैया अग्रवाल ने किया था, जो 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार कन्हैया अग्रवाल को टिकट नहीं दी कांग्रेस ने, जबकि बृजमोहन की लीड जो है घटते घटते पिछले चुनाव में 16,000 पे आ गई थी। बिल्कुल, वो उनकी सबसे कम लीड थी आज तक की। नहीं, उससे पहले भी कम थी लीड। पिछले चुनाव में मतलब 2013 के मुकाबले कम थी। तो वो लीड उतनी कम हो गई थी, लेकिन कन्हैया अग्रवाल को रिपीट नहीं किया कांग्रेस ने। पता नहीं क्या राज है बृजमोहन में। कई बार ये भी कहा जाता है कि बृजमोहन अपनी सीट तय नहीं करते, वो तो पहले से तय, वो सिर्फ कांग्रेस का कैंडिडेट तय करते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही माना गया था। खैर, कन्हैया अग्रवाल को टिकट नहीं मिली। उन्होंने थोड़ा बहुत अफसोस सोशल मीडिया पर जाहिर किया, लेकिन वहाँ से जिनको टिकट मिली है वो है महंत राम सुंदर दास, जो कि दूधाधारी मठ, सैकड़ों साल पुराना मठ है। महंत जी का एक लंबा इंटरव्यू हमने कुछ महीने पहले, हमको ये अंदाज नहीं था कि ये कैंडिडेट बनने वाले हैं, हमने एक लंबा इंटरव्यू उनका 2 हिस्सों में पोस्ट किया था, आपको ध्यान होगा। तो महंत राम सुंदर दास पहले दूसरे इलाके से रह चुके हैं विधायक। अभी भी वो दूसरे इलाके से कांग्रेस की टिकट चाहते थे, यहाँ से लड़ना नहीं चाहते थे वो। उनको कांग्रेस ने टिकट दी है। ये अनमनी किस्म का दूल्हा घोड़ी पे बैठा दिया गया हो, इस किस्म की कुछ नौबत है ये। महंत जी ने उनका नाम घोषित होने के बाद एक वीडियो आया सामने, जिसमें वो कह रहे हैं मैं तो यहाँ से लड़ना नहीं चाहता था, मैं तो दूसरे इलाके से मैं टिकट मांग रहा था, लेकिन मुझको यहाँ से दे दिया। जो भी हो, अब वो सामने है तो आमने सामने डटे हुए हैं। काफ़ी संघर्ष चल रहा है यहाँ पे, तनाव चल रहे हैं तरह तरह के। हाई प्रोफाइल सीट हो गई है ये रायपुर दक्षिण। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विजय कुमार झा सहित बहुत सारे लोग हैं मैदान में, और बहुत सारे लोग तब हैं जब यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट फॉर्म भरकर और अपना नाम वापस ले चुके हैं। बिल्कुल, महंत जी के पक्ष में। महंत राम सुंदर दास जी के चुनाव संचालक यहाँ के महापौर एजाज ढेबर को शायद बनाया गया है।
एजाज ढेबर की ही कोशिश से शायद उतने मुस्लिम लोगों ने नामांकन भरा होगा और भरने के बाद वापस लिया। उससे जो माहौल बनना होगा, बिगड़ना होगा, जो होना होगा हुआ होगा। फिलहाल तनातनी के बीच में लोग इंतजार कर रहे हैं कि बृजमोहन और महंत रामसुंदर दास के बीच कैसा मुकाबला होगा। शशांक, क्या नौबत है रायपुर दक्षिण की? बृजमोहन अग्रवाल 7 बार के विधायक हैं, 8वीं बार विधानसभा के लिए दौड़ में हैं, और महंत जी 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से, पामगढ़ और जयपुर से। अब अनमने ढंग से ही, जैसा आप बता रहे थे कि शुरुआत के दिन, लेकिन प्रचार में उन्होंने पूरे ध्यान दिए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आज तक। अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बृजमोहन अग्रवाल को कभी कोई कैंडिडेट रिपीट नहीं मिला। हर बार नया कैंडिडेट मिला और कुछ नाम तो अप्रत्याशित हुए। तो इसके कारण उनकी लीड भी बढ़ती रही। एक कारण ये भी माना जाता है, लोकप्रिय हैं, काम किए हैं, जन जन संपर्क है, वो अलग विषय है। खैर, अब एक चीज़ और है, जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ कैंडिडेट बहुत हो जाते थे, लड़ते रहे। ऐसे मुस्लिम समाज के ही बहुत सारे, हर मोहल्ले से एक एक रहते हैं। तो पिछले चुनाव में 2018 में ही लगभग 22 मुस्लिम 24 मुस्लिम प्रत्याशी थे, 2 दर्जन के करीब मुस्लिम प्रत्याशी थे। तो हालांकि उनमें से कोई ज़्यादा वोट नहीं पाए, लगभग 2000 के आसपास सब सिमट गए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रचारित है कि मुस्लिम वोटरों को काटने के लिए ही भाजपा को तो मिलेंगे नहीं, और कांग्रेस के जितने कट जाएं, 2000 कट जाएं तो 2000 कट जाएं। इस बार थोड़ी सी स्थिति एकदम बदली है। दर्जन भर लोगों ने नाम वापस ले भरे थे, करीब 14 लोगों ने, 12 लोगों ने नाम वापस ले लिए। तो ज़्यादा मुस्लिम बचे नहीं हैं यहाँ पे अब? 2 बचे हैं शायद, 2 बचे हैं। अच्छा, तो ये बड़ी, कांग्रेस के लोग इसको एक बड़ी जीत, कामयाबी मांग रहे हैं कि कम से कम मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा, ऐसा मान रहे हैं। मुस्लिम आबादी 10% से अधिक है, 10% के आसपास है। बाकी झुग्गी झोपड़ी में, मतलब पुराने निचली बस्तियों में रहने वाले भी बड़े अच्छे खासे उड़ीसा मजदूर तबके के लोग हैं। और इन सब के बीच में इस बार का चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले में काफ़ी अलग टाइप से है। अलग इस मायने में है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रुचि लिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने पार्षदों की बैठक बुलाई। आमतौर पे होता ये था कि पार्षद खुद तो चुनाव जीत जाते थे, जीत के आते रहते, लेकिन अपने वार्ड से बढ़त नहीं दिला पाते थे, खासकर रायपुर दक्षिण में। इस बार चेतावनी भरे लहजे में सीएम ने कि अगर अगली टिकट पार्षद की मांगना है जी, तो अभी अपने वार्ड से लीड दिलाओ। बिल्कुल। और इसको लेके बहुत सख्त हैं, खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, इस सब चीज़ों में बहुत सारे, अब मुकाबला धीरे धीरे काफ़ी नज़दीकी होते जा रहा है। ऐसा नज़दीकी इस मायने में क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के साथ ये था कि चुनाव नामांकन भरने के बाद वो निश्चिंत हो जाते थे और दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचार करते थे। जैसे अजय कुभाटा पारा और भी दूसरे स्टार प्रचारक हैं, इसलिए दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा थे। इस बार निकल नहीं पाए हैं, वो इस बार बंद गए हैं। इस बार बंद गए हैं और घर घर संपर्क करने के मजबूर हुए। और 3 चुनाव के बाद में अभी पहली बार वो सत्तारूढ़ पार्टी में नहीं है, तो सत्तारूढ़ पार्टी की जो सहूलियत जितने तरह की रहती है कि अफसर हैं, पुलिस हैं जो रियायत कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं कई चुनावी कामकाज को, शायद इस बार वैसा नहीं होगा उनके साथ। फिर भी सहूलियत उनको उस स्थिति में नहीं मिलती रही है। एक बार तो चुनाव आयोग भी, अच्छा, आपका कहना ठीक है कि वो रमन सिंह सरकार में रहते हुए भी वो सत्ता के भीतर विपक्ष में थे। जैसे कि भूपेश बघेल जोगी सरकार में रहते हुए विपक्ष में थे, ऐसे ही रमन सिंह सरकार में भूपेश बघेल विपक्ष में माने जाते थे। आखिरी के महीने में काफ़ी तनाव की स्थिति थी, मतलब एक समय तो ऐसा लगने लग गया था कि इनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा, उनके जलकी वाले प्रकरण, जलकी वाले जमीन वाले मामले में, विवादों में को लेकर। लेकिन उनकी दिल्ली या उधर इतनी पैठ है कि वो ऐसा नहीं हो पाया। जैसा एक चीज़ मुझको बतलाइए, मैं जितने लोगों से रायपुर की 4 सीटों पे बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझको एक बात कही। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल के प्रभाव वाले जो इलाके रहते हैं, जो गरीब बस्तियां हैं, जिनमें एक बड़ी आबादी उड़िया वोटर्स की है, गरीब हैं, मजदूर हैं, उड़िया वोटर्स हैं, उनके बीच में म्युनिसिपल की पकड़ है।
चाहे वो मेयर एजाज ढेबर की हो, चाहे वार्ड मेंबरों की हो, पकड़ है जी उनका सपोर्ट शायद इस बार कांग्रेस को मिल रहा है। एक जी दूसरा, मुस्लिमों का सपोर्ट महंत जी को मिल रहा है, जी ये ऐसा सुनाई पड़ रहा है। जी तीसरी एक दिलचस्प चीज मुझको जो लोगों ने कहा वो ये कहा जी कि राजधानी की 4 सीटों में से जी कांग्रेस ने 3 टिकटें ब्राह्मणों को दी हैं। जी ये बड़ी बड़ी मजबूत स्थिति है ब्राह्मणों के पक्ष में जी कि ब्राह्मण 3 विधायक यहाँ से कांग्रेस के लेके आ सकते जी। हैं। हालांकि भाजपा ने भी एक ब्राह्मण को दी है, पुरंदर मिश्रा को, रायपुर उत्तर से, जी लेकिन कुल मिला के 4 ब्राह्मण यहाँ से विधायक हो सकते हैं जी अगर एक पुरंदर मिश्रा उत्तर से जीत जाए जी और 3 ब्राह्मण और रहे जी। तो ये क्या पूरा सर्व ब्राह्मण सभा जैसा ये हो जाएगा राजधानी? महंत जी तो सन्यासी हैं, इनको ब्राह्मण कोटे में नहीं माना जाता, हाँ। लेकिन सबके हैं। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण, यानी मैं उसको एक दूसरे नज़र से देख रहा हूँ। मेरा कोई इरादा आपके ऊपर हमला करने का नहीं है, मैं इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि इन 4 सीटों पे जी ब्राह्मण वोट जो है, क्या उनको ये नहीं लगेगा कि भाई ये हिंदू धर्म के तो एक गुरु जैसे दिखते हैं, महंत हैं, जी हिंदू धर्म के प्रतीक हैं एक जी। किस्म से, जी तो ब्राह्मणों का वोट भी इनको भी मिल सकता है। इनके कारण अगल बगल की सीटों में भी हिंदू वोट, ब्राह्मण वोट मिल सकते हैं कांग्रेस को। मैं थोड़ा आपको पीछे ले जा रहा हूँ। हाँ। 2008 में योगेश तिवारी लड़े थे। हाँ वो ब्राह्मण पारा, सुंदरनगर, उन्हीं इलाकों में ज़्यादा हारे थे। वो ब्रिजमोहन से काफ़ी बुरी तरह हारे थे। हाँ जहाँ ब्राह्मण तादाद हैं। आहा, तो एकदम से इस तरह का कहना ऐसा कि ब्राह्मण ऐसा निष्कर्ष निकालना गलती गलती होगी। होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि महंत जी की छवि अलग है। हाँ थोड़ा सर्व समाज के लोग उनकी थोड़ा सौम्य हैं। हाँ बाकी संतों की तुलना में हाँ। वो सौम्य हैं, लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। हाँ। तो इनको अभी तक इनको लेके कोई विवाद भी सामने नहीं आया है। सामने नहीं आया। हाँ, यानी थोड़े साफ सुथरे हैं अभी तक साफ जितनी सुथरे जानकारी है। अच्छा, इस बार वो जो बैजनाथ पारा में हाल में एक घटना हुई, हाँ। जिसमें धक्का मुक्की का ब्रिजमोहन का आरोप है, उसको लेके भी एक प्रतिक्रिया तो हुई है। हाँ, ब्रिजमोहन के पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। तो कुल मिला के इस बार मुझे लग रहा है कि निचली बस्तियों मुस्लिम वोट कितने पोलिंग का वोट करते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ऐसा? हाँ, क्योंकि पिछली बार लीड इनकी घट गई थी। एजाज ढेबर के कारण इनको मदद भी मिल सकती है, मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा अगर वोट देने निकलेंगे तो। बिल्कुल। और एक दूसरी चीज़ बतलाइए, जी अगर मुस्लिम समाज थोक में जाके किसी के पक्ष में वोट देंगे जी, तो क्या उसके खिलाफ भी एक ध्रुवीकरण हो सकता है प्रतिक्रिया के रूप में? अभी रायपुर का माहौल उस तरह का नहीं है कि जैसे कि एकदम ध्रुवीकरण जैसी स्थिति। अच्छा। कोशिश हो रही है, हाँ। कोशिश हुई है। हाँ। लेकिन अभी उस तरह का माहौल नहीं है कि वो होता रहे। अच्छा, क्योंकि ब्रिजमोहन के पक्ष में बड़े पैमाने में मुस्लिम वोटर वोट करते थे, करते रहे हैं। यानी मुस्लिम समाज, पूरा का पूरा समाज ब्रिजमोहन के खिलाफ रहा हो ऐसा नहीं है? नहीं, क्योंकि काम आते रहे हैं सबके। मेरी जानकारी है कि कम्युनिस्ट लोगों के भी काम आते रहे हैं, कोई जरूरत उनका रहा है तो ठीक है। अपन अगली 3 सीटों पे चर्चा करना है, रायपुर की हो सकता है उस बीच कुछ और चर्चा भी हो जाए दक्षिण के बारे में। अब हम आते हैं रायपुर उत्तर सीट पे। उत्तर में कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलदीप जुनेजा वहां से कैंडिडेट हैं। भाजपा के पुरंदर मिश्रा हैं, उड़िया समाज के हैं वो जी। उन्होंने रायपुर में बहुत बड़ा जगन्नाथ मंदिर बनाया है जो उनकी एक आइडेंटिटी, पहचान बन गई है। आप हर साल रथ यात्रा के दिन देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता जैसे ब्रिजमोहन हैं, ऐसे बहुत से नेता ये वहाँ पे जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पे जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, बड़ी मान्यता है। तो वो मंदिर जो है उसको बनवाने वाले पुरंदर मिश्रा हैं। बिल्कुल। ये भाजपा की टिकट के लिए पहले ये बसनावगर से कोशिश करते थे, वहां से नहीं मिली, एक आध बार शायद लड़े भी हैं, वहां से निर्दलीय लड़े हैं, लेकिन कोशिश लगातार कर रहे थे, भाजपा में लगातार सक्रिय थे। उनको अब टिकट मिली है भाजपा से, उत्तर से। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ से आम आदमी पार्टी ने विजय गुरु बख्शानी को टिकट दी है, यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार एक अजीत कुकरेजा हैं। अजीत कुकरेजा के बारे में बतला दूं मैं कि इनके पिता आनंद कुकरेजा भी कांग्रेस पार्टी में बड़े लंबे समय से रहे, पार्षद वो भी रहे हैं, ये भी रहे हैं।
ये लोग संपन्न लोग हैं, काफ़ी संपन्न, जमीन जायदाद के कारोबारी हैं, बड़ी संपन्न इनकी स्थिति है। और ऐसा माना जाता है कि ये चुनाव जो है, मैं कोई एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को इनका घर नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चुनाव जो है ये काफ़ी साधनों से ये लड़ रहे हैं अजीत कुकरेजा, ऐसा माना जा रहा है जी। मैंने भी देखा है 50 लाख रुपए की गाड़ियों में इनके पोस्टर लगे हुए, निजी गाड़ियां होगी उनकी, उसमें लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक जटिल स्थिति है, ये जटिल स्थिति थोड़ा सा मैं बतला दूं, बाद में इसकी व्याख्या शशांक करेंगे। जटिल स्थिति ये है कि कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के रूप में अजीत कुकरेजा लड़ रहे हैं, क्योंकि वो 10 साल से टिकट की कोशिश कर रहे थे, सिंधी समाज के हैं। दिक्कत यह है कि कांग्रेस और भाजपा ने पूरी 90 सीटों में से किसी भी सीट पे किसी सिंधी समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दी है। ठीक बोल रहा हूं मैं? सिंधी समाज के भीतर एक स्वाभाविक नाराजगी है कि हमारे इतने लोग हैं, इसके बाद आपने दोनों पार्टियों ने टिकट हमको नहीं दी। तो ऐसी चर्चा चल रही है कि सिंधी समाज अपना दमखम दिखाने के लिए अपने पार्टी के सबसे बड़े निर्दलीय और बागी उम्मीदवार, अब बागी नहीं रह गए क्योंकि पार्टी ने निकाल दिया है अजीत कुकरेजा को, तो अपने पार्टी के सबसे बड़े निर्दलीय उम्मीदवार अजीत कुकरेजा के साथ में सिंधी समाज के बहुत सारे वोट आ सकते हैं। इस चर्चा के साथ साथ दूसरी एक समझ की बात यह है कि सिंधी समाज के लोग आमतौर पे भाजपा के समर्थक ज़्यादा रहते आए हैं लाल कृष्ण आडवाणी के समय से, और कांग्रेस के समर्थक उसमें कम रहते हैं। तो ऐसी भी चर्चा है कि बागी उम्मीदवार तो ये कांग्रेस के हैं, लेकिन वोट ये भाजपा के ज़्यादा काट रहे हैं, ऐसी चर्चा है। दूसरी तरफ जो पुरंदर मिश्रा उड़िया समाज के हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनके मुकाबले भाजपा की एक सावित्री जगत उड़िया हैं, वो वहाँ पे बागी कैंडिडेट हो गई हैं, तो वो उनके वोट काट रही हैं, पुरंदर मिश्रा के कुछ वोट काट रही हैं। वो थोड़ा मिली जुली नौबत है यहाँ पे। यहाँ कुलदीप जुनेजा जो कि बड़े मेहनत करने वाले विधायक हैं, मुझको उनकी मेहनत पे कभी शक नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा दिखने वाले विधायक हैं। कुलदीप जुनेजा की टिकट को कांग्रेस पार्टी ने आखिरी तक लटका के रखा और बड़े मुश्किल से रोते रोते टिकट दिया है इनको। क्या नौबत है शशांक रायपुर उत्तर में? अब ये कुलदीप तो पुराने विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं, और पुरंदर जाना पहचाना नाम है, क्रेडा के चेयरमैन रहे, और पहली बार विधानसभा का अधिकृत प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय दल से उतर रहे हैं। अब इसमें यह है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुकरेजा पार्षद, और इनके मुकाबले है विजय गुरुबख्शणी आम आदमी पार्टी से, दोनों एक ही समाज से, सिंधी समाज से, और तीसरे हैं सावित्री जगत, ये उड़ीसा समाज। अब इसमें चक्कर ये है कि अजीत कुकरेजा कितने प्रभावशाली होते हैं ये है। उनके पक्ष में सिंधी समाज के धर्म गुरु है, महंत सद्दानी दरबार के प्रमुख, उन्होंने अपील जारी की है, कि संत युधिष्ठिर लाल ने कि अजीत कुकरेजा का साथ दिया जाए, अच्छा, बड़ी बात है, बड़ी बात है। और उन्होंने साथ उनका बेटा भी टिकट मांग रहा था शायद यहाँ से, बिल्कुल। और ब्रिजमोहन अग्रवाल, दूसरी चीज ये है कि उन्होंने संत युधिष्ठिर लाल ने दक्षिण से ब्रिजमोहन अग्रवाल को जिताने की अपील की है। अच्छा, यानी वो सर्वदलीय अपील है उनकी, कहीं किसी के साथ कहीं किसी के साथ। लेकिन ये अपील का कितना फर्क होता है ये भी देखना है, क्योंकि सिंधी समाज से दूसरे विजय गुरुबख्शणी हैं, ये करीब करीब तमाम रायपुर उत्तर के ज़्यादातर वोटरों से व्यक्तिगत मिल चुके हैं। अच्छा। और पिछले करीब करीब साल 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। तो पढ़े लिखे हैं और उस समाज के बीच में, समाज के एक अलग तबके के बीच में इनकी अच्छी पैठ है। तो और आम आदमी पार्टी जैसा राष्ट्रीय पार्टी का निशान भी है। बिल्कुल। अब इन सब के बीच में उड़ीसा समाज के वोटर काफ़ी संख्या में हैं, मुस्लिम हैं, सिख समाज है, ये वोटर काफ़ी निर्णायक है उड़ीसा समाज। तो पिछले कुछ दिनों से पुरंदर के पक्ष में राहत की बात ये रही कि यहाँ बड़े पैमाने पर गुजराती समाज के तो गुजराती समाज के एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए थे, हिम्मत भाई पटेल करके, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया अधिकृत रूप से और प्रचार में उनके निकल गए, बीजेपी के प्रचार में, बीजेपी प्रचार में। तो ये मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और भाजपा ने, पूरे प्रदेश में किसी गुजराती को भी टिकट नहीं दी। ऐसा ही है। बिल्कुल। ये कोशिश भी हो रही थी कि सिंधी और गुजराती मिलकर एक प्रत्याशी खड़े कर दें ऐसा,
लेकिन वो बात नहीं बनी देवजी पटेल को। तो खैर ये उस हिसाब से झुग्गी झोपड़ियों में इनकी पैठ भी है पुरंदर मिश्रा की, और वो उस लिहाजे से धीरे धीरे काफ़ी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। और कुलदीप तो ताकतवर पहले से रहे, जनसंपर्क उनका जनसंपर्क बहुत अच्छा रहा है। इनमें ये देखना है कि ये कितने मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि यहाँ से जो एक और दावेदार थे रायपुर उत्तर से, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, वजनदार थे जी, उनका नाम आखिरी तक चला लेकिन नहीं हुआ जी, वो कुलदीप के साथ हैं। बिल्कुल, कुलदीप ने और उन्होंने तय किया था कि दोनों में से जिसको टिकट मिलेगी एक दूसरे का काम करेंगे। हो सकता है वो काम कर भी रहे हों, कुलदीप का कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान है, बिल्कुल, तो कर रहे होंगे, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो गया। हाँ, अब ये कितना वोट काटते हैं, हाँ, इस पर बहुत कुछ निर्भर, आसान नहीं है, आसान नहीं है। अब हम आते हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा में, जो कि साइंस कॉलेज और उस तरफ का जो इलाका है जहां विकास उपाध्याय रहते हैं। एक दिलचस्प बात यह है, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत 3 बार भाजपा के विधायक रहे। हाँ, 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे रमन सिंह सरकार में, लगातार विधायक रहे, लगातार मंत्री रहे, पूरा इलाका उनका देखा भाला है। लेकिन पिछला चुनाव वहां से हारने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट रोड पे जो डॉक्टर रमन सिंह के बगल में उनका बंगला था उसको छोड़ दिया और चौबे कॉलोनी के इलाके में, रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के इलाके में, वहां उन्होंने घर बनाया, किराए से लिया, जो भी किया हो, अब वो रहते वहीं पर है। ऐसा ही है, बिल्कुल। उन्होंने अपनी गंभीरता आज से कई साल पहले दिखा दी कि मैं इसी चुनाव क्षेत्र में रहने आ गया हूं, मुझको बाहर ही मत बोलना। मैं एयरपोर्ट रोड पे मकान मेरा है, उसको उन्होंने छोड़ दिया, शायद बेच दिया, जो भी किया हो। चौबे कॉलोनी में रहते हैं वो पिछले कुछ सालों से, और वो गंभीरता से वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये विकास उपाध्याय मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, रायपुर पश्चिम से संसदीय सचिव भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन के भीतर वो अपने पीढ़ी के एक सक्रिय पदाधिकारी हैं। बिल्कुल, इनको पार्टी जो है देश भर में अलग अलग कई जगह, कहीं पर्यवेक्षक बना के, कहीं कुछ बना के भेजती है। बिल्कुल, तो संगठन के भीतर ये मजबूत है, संसदीय सचिव रहे हुए हैं। आपको ध्यान होगा हमने यहाँ इंटरव्यू भी किया था, बल्कि हमने विधायकों का जो इंटरव्यू किया था वो विकास उपाध्याय से ही शुरू किया था। उनके मुकाबले भाजपा के राजेश मूणत, जनता कांग्रेस के भगत राम हरवंश, आम आदमी पार्टी के नंदन कुमार सिंह, 26 उम्मीदवार हैं यहाँ से, 26 उम्मीदवार रायपुर पश्चिम से। क्या है शशांक रायपुर पश्चिम की नौबत? इस बार मुकाबला, पहले भी इनके बीच में 3 बार आपस में टकरा चुके हैं। हाँ, 2 बार, एक बार दोनों की जीत हासिल हुई है। हाँ, इस बार तीसरी बार ये मुकाबले में है। हाँ, इस बार भी मुकाबला एकदम कड़ा नजदीकी लग रहा है। ऐसा? हाँ, एक तरफा नहीं है। एक तरफा तो है भी नहीं। और विकास के साथ ये रहा राजेश मूणत के साथ कि सबसे ज़्यादा कहीं रायपुर विकास का काम हुआ है तो रायपुर पश्चिम में। ये उनके साथ एक जुड़ी हुई है। व्यवहार को लेके भले शिकायतें होती रही, लेकिन उनके डेवलपमेंट को लेके कोई नकार नहीं रहता। विकास के साथ ये है प्लस पॉइंट कि वो कुछ हद तक उनकी कार्यशैली तरुण चटर्जी जैसी रही है। अच्छा, कि लोगों से व्यक्तिगत मिलना जुलना, मेल मुलाकात में उनका कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। युवाओं की अच्छी फौज है, और इन सब के बीच में जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। अच्छा, तो जनता कांग्रेस की यहाँ धीरे धीरे टीम तैयार हो गई थी। नंदन कुमार सिंह मैदान में हैं, और जैसा कि एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी हर जगह कोई गंभीरता से नहीं लड़ पा रही है। तो पता नहीं क्यों है ऐसा, मुझको निराशा हुई। मैं उम्मीद कर रहा था कि छत्तीसगढ़ की जो द्विदलीय राजनीति है इसमें कहीं से कोई एक अच्छी मौजूदगी और पार्टियों की हो, ताकि ये ना रहे कि देश के बड़े उद्योगपति या कोई और लोग इन दोनों पार्टियों को मैनेज कर ले, तो फिर विधानसभा में कोई सवाल ही ना उठे। ऐसा ना हो। इनके मुकाबले में रायपुर दक्षिण में विजय कुमार झा थोड़ा सा मजबूत दिखते हैं, जो कर्मचारी संघ के नेता है, जो ब्रिजमोहन वाली सीट की बात करें दक्षिण से, तो उनके पक्ष में काफी कुछ कर्मचारी मुहिम छेड़े हुए, अभियान चला रहे हैं ऐसा तो वोट देने के लिए। अच्छा, खैर रायपुर पश्चिम की बात कर रहे हैं। तो अब ये पिछले कामों के भरोसे
संपर्क वोट मांग रहे हैं। जो मुनत ने अपने मंत्री रहते हुए काम करवाए थे उनके भरोसे वो वोट मांग रहे हैं। और राज्य सरकार का 5 साल का जो कामकाज है और विकास उपाध्याय ने जो सेवा की है कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसके भरोसे वो मांग रहे हैं। तो और कुल मिला के बहुत नज़दीकी मुकाबला ऐसा दिख रहा है। आपको लग रहा है कि कोई लंबा फासला यहाँ नहीं दिख रहा है अभी? बिल्कुल, आपको आपको लग रहा है आसपास की लड़ाई है ये? चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं रायपुर ग्रामीण। ये राजधानी की चौथी सीट है, 3 की हम चर्चा कर चुके हैं। चौथी सीट रायपुर ग्रामीण। ये पहले मंदिर हसौद कहलाती थी ये सीट, बाद में कुछ हिस्सा बदला, डिलिमिटेशन में कुछ जुड़ा कुछ घटा, माना का हिस्सा जुड़ गया, आरंग तरफ का कुछ हिस्सा उधर का कट गया। ऐसा होकर यहाँ से रायपुर ग्रामीण जब मंदिर हसौद सीट थी, वहाँ से रमेश बैस भी विधायक रहे हुए हैं, श्याम बैस उनके भाई वो भी लड़े हुए हैं, वहाँ से लड़े हुए हैं चुनाव। सत्यनारायण शर्मा बहुत बार वहाँ से जीते थे, इधर भी जीते थे रायपुर ग्रामीण बनने के बाद भी। ये 22 जो नाम बदले हैं कांग्रेस ने, लोग बार बार कहते हैं 22 विधायकों की टिकट काट दी, 22 विधायकों की टिकट काट दी, जो जानकारी गलत है। मैं उसको करेक्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने कुल 20 विधायकों की टिकट काटी है, 2 विधायकों के परिवार के ही लोगों को टिकट दी है। देवती कर्मा के बेटे छबिंद्र कर्मा को टिकट दी है, सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को टिकट दी है। दोनों ही उनके माँ और पिता की मर्जी से किए हुए काम है। इसको टिकट काटना मान के मत चलिएगा, अपने दिमाग में 22 को सुधार के 20 कर लीजिएगा। 20 टिकटें काटी है कांग्रेस ने। यहाँ से रायपुर ग्रामीण से लंबे समय से विधायक रहे हुए सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, जो पिछले 15-20 साल से तो अपने पिता की कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करते आ रहे हैं। देखा भाला चेहरा है उनका। भाजपा से मोतीलाल साहू हैं, साहू समाज के एक बड़े नेता हैं। भाजपा पहले भी इनको कहीं कहीं लड़वा चुकी है शायद 2। बसपा से भूपेंद्र धृतलहरे हैं और जोहार छत्तीसगढ़ से धीरेन्द्र साहू हैं। कुल शायद 1.5 दर्जन यहाँ से कैंडिडेट हैं। क्या स्थिति है शशांक, राजधानी इसकी चौथी सीट रायपुर ग्रामीण की? जी, पिछली बार सत्यनारायण शर्मा जी थे सीनियर विधायक, वो करीब 22-1 वोट से जीत के आए थे। इस बार वो मैदान में नहीं है। उनके बेटे हैं पंकज, जो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं, वो मैदान में हैं। और भाजपा से हैं मोतीलाल साहू। मोतीलाल साहू 2009 में महासमुंद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। 2018 में वो पाटन से भाजपा प्रत्याशी के रूप में रहे। अच्छा। तो अब वो फिर से भाजपा में आ गए, भाजपा प्रत्याशी के रूप में रायपुर ग्रामीण से लड़ रहे हैं। और रायपुर ग्रामीण में बहुत ज़्यादा, तो वो रायपुर पश्चिम के रहने वाले हैं, लेकिन रायपुर ग्रामीण में बहुत ज़्यादा सक्रियता तो नहीं रही। लेकिन वो साहू समाज के बीच में अच्छी पैठ रखते हैं और साहू मतदाता करीब 65,000 के आसपास है। भाजपा पहले भी वहाँ साहू कैंडिडेट बनाते रही है। वहाँ नंद कुमार साहू विधायक रहे हैं। नंद कुमार साहू उनका विधायक है। और सिर्फ कास्टिफिकेशन को देखते हुए इनको मैदान में उतारा गया है। ये भी चूँकि 60-65,000 वोटर साहू समाज के हैं, तो साहू समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं और मेहनत कर भी रहे हैं। पंकज के साथ ये है कि ये पिछले 20-25 साल से पिता के साथ ही रहे। हाँ, ऐसा मैं तो देखते आ रहा हूं। लगभग वो घर घर संपर्क वाले हैं। शायद हर वोटर को जानते होंगे, नाम से, चेहरे से, घर से। खूब मेहनती है। मोतीलाल साहू का उतना बड़ा एक्सपोजर यहाँ का नहीं है, उतना वो कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं जानते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वैसे बाद में उनको रायपुर ग्रामीण से ही मांग रहे थे टिकट, तो खैर मिल गई। तो अब ये है कि मुकाबला फिर इसमें बहुजन, अच्छा इसमें जोहार छत्तीसगढ़ से धीरेन्द्र साहू भी है। हाँ, ये धरसीवा से लगा हुआ है। अमित बघेल को हमने जो इंटरव्यू किया था, जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संगठन से, उन्होंने अब ये जोहार छत्तीसगढ़ नाम का राजनीतिक दल बनाया है। बिल्कुल। तो वो खुद भी धरसीवा से लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। तो ये इस इलाके में थोड़ी बहुत, चूँकि इंडस्ट्रियल बेल्ट लगा हुआ भी है, यहाँ इनकी सक्रियता रही है। अच्छा। हाँ। तो धीरेन्द्र साहू भी कुछ प्रभावित करने की स्थिति में दिख रहे हैं कुछ ऐसा।
तो वो भाजपा का नुकसान रहेगा अगर धीरेन्द्र साहू को साहू समाज के वोट मिलेंगे तो। साहू समाज में पूरे एक ही वर्ग से नहीं, साहू समाज की भी उपजातियाँ, एक हरदिया साहू है, दूसरा झरिया साहू है। हरदिया साहू की समाज की संख्या यहाँ ज़्यादा है, अच्छा, जो कि नंदे साहू थे, और झेरिया समाज की संख्या यहाँ कम है, जो ये है मोतीलाल साहू जिस बिरादरी से आते हैं। अब हम कहाँ तो ओबीसी से फिर हम साहू और फिर साहू से और उपजातियों पे आ रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव में ये जटिल होते जा रहा है। चुनाव में ये सब चीज़ें बारीक मायने रखती हैं। अच्छा, तो अब ये अभी तक बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, मुकाबला यहाँ भी काफ़ी कड़ा हो गया। मुझको मेरा एक तजुर्बा ये है कि मतदान के 4 दिन पहले तक सत्तारूढ़ पार्टी जहाँ पे भी पहुँची रहती है, आखिरी के 3 दिन 4 दिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अपोजिशन गेन करता है, विपक्षी दल जो है वो थोड़ा आखिरी के 3-4 दिन आगे बढ़ता है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को जितना फायदा पाना था, जितना असर डालना था, वो मतदान के 3-4 दिन पहले तक हो चुका रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी में केवल अपोजिशन मेहनत करते दिखता है, ऐसा लगता है मुझको, है कि नहीं पता नहीं, इसको आंकने का कोई जरिया भी नहीं है। ये रायपुर राजधानी की 4 सीटें, इनके ऊपर हमने चर्चा की, हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। हम अगले एपिसोड में यहाँ से लगी हुई 4 और सीटों के ऊपर चर्चा करते हैं, इसके तुरंत बाद में। फिलहाल हम इस बात को यहाँ रोक रहे हैं। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और टिप्पणी लिखिएगा कि हमारी ये बात कैसे रही है। राजधानी की 4 सीटों तक केंद्रित एक छोटा एपिसोड है ये, हालांकि मेरी ज़्यादा लंबी बोलने की आदत है, लेकिन ये छोटा सा है। तो जैसे आपको ध्यान होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह ऐसा छोटी बोतल आती है, ये उस तरह का छोटा है ये। हम फिर मिलते हैं, वोट डालने ज़रूर जाइएगा। आपके बीच ये आज आ जाएगा ये वीडियो, आप वोट डालने ज़रूर जाइएगा, इस विश्लेषण को देखिएगा। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, आप अपने मर्जी से वोट डालिए, लेकिन वोट डालने निकलिएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेशना रोहान। कैंसर रोगियों के साथ 1 दशक से भी अधिक काम करते हुए मुझे मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की बात समझ में आई, और ये भी समझ में आया कि मतदान हमारे सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकारों में से एक है। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो आइए इस छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करें, मतदान में भाग लें, और न केवल स्वयं भाग लें बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें ताकि वो चुनाव में भाग लें, मतदान करें और चुने एक सही जनप्रतिनिधि को जो हमारे आज और आने वाले भविष्य को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद।